गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसके स्कोप क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं, साथ में उसकी डेफिनेशंस भी। तो देखो, सबसे पहले हम एक ये एचआरएम, इसकी शॉर्ट टर्म्स है। एचआरएम का मीनिंग्स क्या होता है? ह्यूमन, सबसे पहले एच डिनोट कर रहे हैं ह्यूमन को। ह्यूमन के अंदर पीपल्स इंक्लूड होते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो सारे ही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है कि जो जो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए एसेट्स हम इंक्लूड कर रहे हैं, जो हमने कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की है, वो हमारी एक एसेट्स के रूप में हमारे सामने आ रही है, तो उसको हम लेते हैं एज ए रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए रिसोर्सेज हम उनको यूज करके ह्यूमंस को और क्या क्या बेनिफिट उसका उठाएंगे। अब उसके बाद आता है भाई मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है कि आप जो जो हम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हर एक चीज़ को, रिसोर्सेज को एज ए बेटर यूटिलाइजेशन करना। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए ह्यूमन क्या क्या एक्टिविटीज़ जो होता है परफॉर्म करता है, वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन बनाना, कंट्रोल रखना टू अचीव सेट ए गोल। जो ह्यूमंस के अकॉर्डिंग हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल सेट किया था, उसको अचीव करने के लिए हम कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब देखो, उसके एचआरएम किस किस चीज़ से रिलेटेड आपको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ को किसको हम हायरिंग करेंगे, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। किस किस एम्प्लॉयज़ को हम हायरिंग करेंगे, कितना कितना किस एम्प्लॉयज़ को हम रेम्यूनरेशंस देंगे, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। एम्प्लॉयज़ का मोरल को कैसे मेंटेन करेंगे, वो सारी चीज़ें, उनको बार बार एनकरेज करेंगे कि आप कुछ नया करो, इन्वेंशंस करो, कुछ यूटिलाइजेशंस, बेटर यूटिलाइजेशंस कैसे हो सकता है रिसोर्सेज का, वो सारी चीज़ें करना। उनकी स्किल जो हैं भाई, जॉब को सेव करने के लिए बार बार आप अपनी एनहांस करो, स्किल के अंदर कुछ नया सीखो, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे। रिलेशंस, जो इंडस्ट्री का एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशंस है वो बेटर होना चाहिए, जो से एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फैक्शन होने चाहिए और जो एम्प्लॉयर है वो भी एम्प्लॉयज़ से क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। कुछ लीगल इश्यूज भी होते हैं जो एचआरएम से रिलेटेड होते हैं कि हमें मिनिमम कितनी वेजेज पे करनी है, किस एम्प्लॉयज़ को मिनिमम कितनी आपको लीव देनी है, वो सारी चीज़ें जो एक लॉ के अकॉर्डिंग होती हैं, वो लीगल भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर है हम अपने प्लानिंग की कितने स्टाफ की नीड है हमें। जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई गोल डिसाइड किया है, उसको अचीव करने में हमारी कौन हेल्प करेगा, हमारा जो होगा स्टाफ होगा, वही आपकी क्या करेगा, इसके अंदर हेल्प करेगा। तो हमें कितने स्टाफ की नीड है वो भी हमें एचआरएम ही बताता है। उसके बाद आती है इसकी डेफिनेशंस हैं कुछ, जो कि आपको ये बताएंगी कि और एचआरएम्स क्या होता है। तो इसके अंदर हम अट्रैक्ट करते हैं कि नए नए एम्प्लॉयज़ कौन से आएंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे, उनको बुलाएंगे, फिर उनको डेवलप करेंगे, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे और उनको मेंटेन करेंगे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग टिके रहें और काम करते रहें। इफ़ेक्टिव वर्क फोर्सेज को बनाना ही एचआरएम होता है। उसके बाद एचआर में और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट वे से अफेक्ट करते हैं, वो सारे भी एचआरएम का ही पार्ट होते हैं। उसके नेक्स्ट एक और डेफिनेशन हमने दे रखी है कि एचआरएम जो मैनेजमेंट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। प्लानिंग करना, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो जो हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना और उनको कंट्रोल करना, प्रोक्यूरमेंट करना, डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन, ये हर एक चीज़ का एक मीनिंग होता है जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि सबसे पहले की प्लानिंग क्या होता है। यही इसके आगे चल करके फंक्शंस बन जाएंगे कि एचआरएम के फंक्शंस क्या हैं। उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट
पार्ट्स हैं फंक्शंस के अंदर भी। देखो भी एचआरएम के फंक्शंस क्या हैं। प्लानिंग करना, सबसे पहले कोई भी काम हम करेंगे तो उसके अंदर प्लानिंग ही होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या क्या गोल होगा, तो उसको गोल को अचीव करने क्या गोल होगा हमारे पास, वो गोल डिसाइड करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस हैं, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्लानिंग के अंदर। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होगा आपके लिए कि आपका स्टाफिंग उस जो आपने डिसाइड कर रखा है प्लान के अंदर, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयज, वो स्टाफिंग में आ जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग, मेंटेनिंग, मैनेजिंग रिलेशनशिप। ये सारे ही डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये इसके फंक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट से। देखो सबसे पहला पार्ट आता है प्लानिंग करना। हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई ना कोई गोल है, मिशंस है जो हम की अचीव करना चाहते हैं। तो उस मिशंस को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ये तो है नहीं कि कोई भी अपना मिशंस जो है वो सेट कर दिया। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को, इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं कि हमारी सिचुएशंस कैसी है, इन्वायरमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। अब जैसे कि अगर मान लो हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन में है, तो हमारे गोल क्या होंगे कि हमारी सेल्स भी बढ़े, मैक्सिमाइजेशन करना चाहेंगे। जब हम बिल्कुल ही पीक के ऊपर हैं तो हमारे गोल्स क्या हो जाएंगे कि हम इस पीक के ऊपर टिके रहें। तो अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो डिक्लाइनिंग में गया हुआ है, तो उस टाइम पे हम क्या चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कर पाएँ। तो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, आपके जैसा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, आपके मिशन और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करोगे। उसके बाद आता है कि आपने मिशन तो डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्वायरमेंट को भी एनालाइज कर लिया। अब आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनाओगे, स्ट्रेटजी बनाओगे कि आपको, जैसे आप नॉर्मली भी अगर आपकी खुद की उसके अंदर स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि उन्होंने मेरिट लेके आनी है अपनी रिजल्ट्स में। तो अगर मोर देन 80% मार्क्स चाहिए तो उसके लिए वो स्ट्रेटजी भी तो बनाते हैं ना कि हर रोज़ वो क्या करेंगे कि 5 घंटे पढ़ेंगे। तो वही स्ट्रेटजी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमने कोई भी डिसाइड किया है गोल कि हम ये गोल अपना अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी हम किस चीज़ को देखकर बनाते हैं, अपने स्वॉट को एनालाइज करेंगे कि हमारी क्या चीज़ तो हमारे लिए स्ट्रेंथ है और क्या चीज़ हमारे लिए वीकनेस है। कि हम ये देखना चाहते हैं कि अपनी सेल्स को मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, तो हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे पास हमारी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। हमारे पास मान लो कि क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी है, तो वो हमारे लिए एज ए स्ट्रेंथ काम करेगी। लेकिन हमारी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा गई है, तो वीकनेस हमारी क्या हो जाएगी कि हमारे प्रोडक्ट की का जो प्राइस है वो हमारा हाई मिलेगा। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है हमारे प्रोडक्ट्स की। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे प्लानिंग के अंदर ही। फिर उसके बाद आता है आपका कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कि आप एम्प्लॉयज़ को किस वे से भी आप सेंट्रलाइजेशन रखते हो या डिसेंट्रलाइजेशन रखते हो, भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेने में रखते हो या फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हो, आप लीडरशिप किस वे से आप प्लान कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आएंगी, प्लानिंग के अंदर ही पार्ट होंगी। फिर फंक्शंस में आपका सेकंड है स्टाफिंग। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या चीज़ अचीव करनी है, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, वही तो हमारी ऑर्गेनाइज। अब जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ना 1 लाख यूनिट्स हैं जो कि मेरे को सेल करनी है, ठीक है। तो उस 1 लाख यूनिट्स को सेल करने के लिए जब मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मेरे को 1 लाख यूनिट सेल करनी है, और मेरे को ये पता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ क्या कर सकता है, 1000 ही सेल कर सकता है वन टाइम में, तो मेरे को 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए उसके लिए। तो ऐसे ही कि मेरे को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए, साथ में वो किस एप्रोप्रिएट स्किल के साथ में, कैसे सेल्समैन होने चाहिए, कैसे उनकी एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या उनके पास में नॉलेज होनी चाहिए,
क्या क्या उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टाफिंग में हम ये सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि एक जॉब को एनालाइज करेंगे कि हमें किस टाइप की जॉब के लिए पर्सन्स चाहिए, तो उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए, कैसा वो वर्क करेगा इन फ्यूचर्स में, क्या क्या उसको पे करेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। फिर उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, वैकेंसीज निकाल देंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, हम मार्केट के अंदर रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है जॉब एनालाइज में हमने डिसाइड कर लिया हमें किस टाइप के कितने पर्सन्स चाहिए, क्या क्या उनके अंदर स्किल होनी चाहिए, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर हम मार्केट के अंदर उस टाइप की पोस्ट निकालेंगे। मार्केट के अंदर से जो हमारे इन फ्यूचर्स में एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज बनेंगे वो अप्लाई करेंगे, हम उनका क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। तो मीन्स आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को फिलअप करना है, स्टाफिंग के अंदर आपका ये इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद है आपका डेवलपिंग। आपने डेवलपिंग में क्या होता है, आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हायर कर लिया है, अब आप क्या कर रहे हो, उनको मेंटेन भी तो करोगे। जैसे कोई नया पर्सन आया हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो बिल्कुल न्यू है, उसको काम नहीं करना था, हमने उसको उसकी क्वालिफिकेशंस को देख करके उसको हायर कर लिया है, तो हम उसकी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है और जो हमने एम्प्लॉय को हायर किया है उन दोनों को मैचअप करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि आप उसको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग के अंदर। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब भी उसकी नॉलेज को इंश्योर करते हो, बढ़ाते हो, उसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हो क्या उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है क्या। फिर उसके बाद आता है मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग में हमने एक एम्प्लॉयज़ को हायर भी कर लिया स्टाफिंग में, फिर डेवलपमेंट में उसको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर दी। अब हम मॉनिटरिंग में ये चेकआउट करते हैं कि जैसा हमने उसको सिखाया है और जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट है क्या वो दोनों की रिक्वायरमेंट सेम काम कर रहा है क्या। मॉनिटर हम चेकआउट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, और अगर वो सेम कर रहा है तो उसको रिवार्ड वगैरह हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जॉब इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन्स को कितने पे और बेनिफिट हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी मॉनिटरिंग के अंदर इंक्लूड होंगी। फिर उसके बाद है कि हमने जैसा एम्प्लॉयज़ जो है हमने उसको पे कर रहे हैं, उसको जैसा वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको पे कर रहे हैं, तो वो अपने वर्क से सेटिस्फाई है क्या, उसको हेल्थ इश्यूज नहीं है क्या, वेलफेयर एक्टिविटीज़ हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या। मीन्स अपना एम्प्लॉय देखो हमने क्या करा, पहले बेस्ट एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करा स्टाफिंग के अंदर से, फिर डेवलपिंग के अंदर उसको प्रोवाइड किया, फिर मॉनिटरिंग के अंदर हम उसको टाइम टू टाइम चेकआउट भी कर रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम हम एनकरेज भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम उसको अदर एक्टिविटीज़ भी प्ले कर रहा है वो। तो अब हम क्या चाहेंगे कि वो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिका रहे, क्योंकि हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, उसको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया है, और वो हमारे काम सीखेगा और फिर छोड़ के चला जाएगा ना अगर ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे हमें लॉस होगा। तो इस वजह से मेंटेनिंग में हमने जो एम्प्लॉय हायर किया है, जो हमने हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, वो चीज़ हम लीगल स्टैंडर्ड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बना रहे। उसके बाद आता है भाई मैनेजिंग रिलेशनशिप। मैनेजिंग रिलेशनशिप में क्या होता है, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई के बीच में जो रिलेशंस है वो आपका बेटर होना चाहिए। एम्प्लॉई का बेटर रिलेशंस मानेगा जब उसको अच्छी पे स्केल मिलेगी, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो हमें वो प्रोवाइड करना चाहिए। जो एम्प्लॉयर है वो कब सेटिस्फाइड होगा, जब उसकी ऑर्गेनाइजेशंस की अच्छी ग्रोथ होगी। तो दोनों को रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें उनके बीच के रिलेशंस जो है वो अच्छे बना के रखने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो दोनों ही उसके अंदर सेटिस्फाइड आपके होने चाहिए। उसके बाद है कि टाइम टू टाइम्स जैसे चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट्स के अंदर, तो हमें जो जो फ्यूचर्स के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो सकते हैं उन चेंज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए,
अच्छे से ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस डेवलप करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस को। आप फ्यूचर से रिलेटेड आपको पॉलिसी भी कम्युनिकेशन करती रहनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आपकी इंक्लूड होंगी। अब एक पॉइंट होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशंस में हम क्या करते हैं कि जैसा हमने चेकआउट की, जैसा हमने मैनेज प्लानिंग में प्लान किया था और जैसा हमने एग्जीक्यूट किया हमने पूरे प्रोसेस के अंदर, क्या वो सारी चीज़ें सेम थी। हम मेजरमेंट करते हैं, चेकआउट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि जैसा हमने डिसाइड किया था क्या वो वैसा ही हुआ, तो वो आपका हो जाएगा इवैल्यूएशन के अंदर। और अगर आपका कुछ डिफरेंस है, चेंज है, तो आप उनको चेंज आउट कर लो। ये थे आपके फंक्शंस ऑफ डिफरेंट, थोड़े से और फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे। अब बात आती है स्कोप क्या है भी, क्या क्या इसके स्कोप होते हैं एचआरएम्स के। इसके अंदर हम पीपल ओरिएंटेड भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ओरिएंटेड भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। देखो स्कोप्स के अंदर आपके क्या क्या इंक्लूड है कि आपने जो जो पर्सन्स हायरिंग की हैं, पीपल जो हम हायर कर रहे हैं, हम जिसको कि एज्यूम कर रहे हैं पीपल हु मेक ए डिफरेंस भी जनरेट कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वैल्यू को क्रिएट करे। एचआरएम नॉट ओनली फोकस ऑन द डेवलपमेंट बट एक्टिविटीज एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं, उनकी हेल्थ को रख के भी हम ध्यान में रख के भी हम उसको कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर इम्प्लॉयज की एजुकेशन को, हेल्थ को, सबको ही ध्यान में रख के ही इसके सारे ही पॉइंट्स को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अब देखो कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, एक एचआरएम जो है उसके क्या क्या जो है ऑब्जेक्टिव हमारे लिए क्रिएट हो सकते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाएंगे आपके लिए कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया है इसको। तो सबसे पहले है आपका जैसे सोसाइटी के लिए हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका हम सोसाइटी का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो सोसाइटी को भी हमें उसकी वजह से कोई भी हार्मफुल ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए कि हमारा सोसाइटी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। तो आपको ऐसे काम करने चाहिए जो एथिकल हों। एथिकल सोसाइटी, आप रिस्पॉन्सिबल हो गए आप सोसाइटी के अंदर, तो इस वजह से आप सारे ही ऐसे काम करो जो सोसाइटी के लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल हों, सारे ही सोसाइटी के लिए अच्छे ही होने चाहिए। तो साथ में देखो इसके अलावा कि आपके जो इम्पैक्ट हैं, जो भी आप काम कर रहे हो वो मिनिमाइज करो कि नेगेटिव इम्पैक्ट करे। कुछ भी आप सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव हुई दो, कुछ भी सोसाइटी के अंदर हमारी इस फॉर्म से रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं जाना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ये होते हैं इफेक्टिवनेस लेके आओ आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या करोगे, बेटर यूटिलाइजेशंस करोगे कि बेटर टू बेटर आप काम करना चाहोगे। आप मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहोगे। वो सारी चीज़ होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। उसके बाद आते हैं आपके फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपके क्या होते हैं कि आप जो काम कर रहे हो आप उनको मेंटेन करना चाहोगे। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे आपके जो कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उन लेवल्स को आप बेटर यूटिलाइजेशंस करना चाहोगे। उसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, उन इम्प्लॉयज को हम क्या करना चाहेंगे कि उन इम्प्लॉयज का गोल जो है वो अच्छे से अचीव होना चाहिए। तो इस वजह से भी उनको बेटर सेटिस्फैक्शन मिले, उनके जो पर्सनल गोल है ना वो अचीव हो जाए, उनको कंट्रीब्यूशन, हेल्थ अच्छी रहे, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले। इंडिविजुअल के जो जो गोल हो सकते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपके डिसाइडेड होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड आपकी होंगी। फिर देखो जैसे इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर ही कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहेगी, आपकी एम्प्लॉयज हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ए गोल।
इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करना चाहोगे आप सारे भाई रिसोर्सेज का। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन मीन्स आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट को अचीव करना। आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको टाइम टू टाइम डेवलपमेंट उनका होता रहे। इंश्योर रिस्पेक्ट रहे, भाई सारे जो भी आप उसके अंदर काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्टेड होनी चाहिए। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जो पर्सन्स है उसकी आइडेंटिफाई करना नीड को और उसको सेटिस्फाइड भी करना। जो इंडिविजुअल का भी गोल है वो भी अचीव होए और साथ में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का गोल है वो भी अचीव होना चाहिए। दोनों के बीच में आपका रिलेशन बना रहे। फिर है भाई मेंटेन करेंगे भाई हाई मोरल रहे, भी अपने इम्प्लॉय जो चाहते हैं उनका मोरल जो है वो अच्छे से अचीव हो जाए, उनको भी सब कुछ इम्प्लॉयज को मिले। हमारे जो इम्प्लॉयज हैं वो क्या होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए और उनको मोटिवेटेड होने चाहिए अपने काम से रिलेटेड। तो ये सारे किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है भाई आपके, और इम्प्लॉयज से। पर्सनल और जो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे ही इसके अंदर इंक्लूड हैं आपके। फिर उसके बाद है आपका कि अपनी इम्प्लॉयज जो हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए अपनी जॉब से रिलेटेड। एक एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड ही नहीं है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर उसको इन्वायरमेंट के अंदर आपका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। देखो एथिकली और सोशली, ये सोशली ऑब्जेक्टिव के अंदर इंक्लूड हो जाएगा कि आप सोसाइटी के अंदर अपनी इमेज जो बना रहे हो, आप सोसाइटी के अंदर ऐसा कुछ प्रोड्यूस मत करो कि आप इन पोल्यूशन को हरासमेंट कर रहे हो। आप अच्छी से कुछ ना कुछ सोसाइटी को बेनिफिट करते रहो, कुछ सोशली इन्वायरमेंट के लिए काम करो आप। तो इस वजह से आप सोसाइटी के अंदर जो है वो बेनिफिट ही प्रोवाइड करो। एक आप जो आपके एम्प्लॉय हैं हर एक एम्प्लॉय को डेवलप करो, उसको कुछ ना कुछ ये लगना चाहिए कि वो आप काम कर रहे हैं ना कुछ सीख रहे हैं। वो ये नहीं है कि ऐसा बोरिंग सा काम दे रहे हो आप उसको, कुछ वो नया ही नहीं सीख रहा। तो इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है जॉब से रिलेटेड वो हर टाइम पे एनहांस होती रहे, हर टाइम कुछ ना कुछ बढ़ती रहे। कुछ ना कुछ आप बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है उनको एम्प्लॉयज को क्लियरली प्रोवाइड करो कि वो अच्छे से काम कर सके। आप टीम स्प्लिट करो, भाई अच्छे से टीम में मिलके काम करना चाहिए। टीम जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर टीम क्रिएशन करो, टीम स्प्लिट करो, इंटर टीम कोलैबोरेशन से रिलेटेड आपको जो है वो काम करने चाहिए। अगले फंक्शंस जो होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए यहीं तक।